सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को आतंकवाद से जोड़ दिया है दोस्तों। एक बहुत बड़ा हमला बोला है और ऐसा लगता है कि राजनीतिक शालीनता की तमाम हदों को पार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के बारे में क्या कहा, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा कॉमेडी शो की कमी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये दो नाम है दोस्तों, शिखा मित्रा और तरुण साहा। आप जानते हैं शिखा मित्रा को बीजेपी चौरंगी से लड़वाना चाहती है और तरुण साहा को बेलगाछिया से। और इन दोनों ने ही कहा, आपको किसने कहा हमें टिकट्स देने के लिए, और दोनों ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तरुण साहा ने तो कहा बेलगाछिया से मेरी पत्नी टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो मैं अपनी पत्नी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ूंगा। मैं यही तो समझना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे धनी पार्टी है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वो लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। आपने दो ऐसे लोगों को टिकट्स दे दिए जो आपके लिए लड़ना ही नहीं चाहते हैं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि जिन 5 बीजेपी सांसदों से कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए, उनमें भी कहीं ना कहीं हल्के से बगावती सुर उभर कर आ रहे हैं। वो भी टिकट नहीं लेना चाहते, वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और एक और बात, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं दिलीप घोष, उनका नाम की घोषणा अब तक नहीं की गई है। तो इससे क्या मतलब है? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर बिखर रही है? और इसका एक और प्रमाण आपके सामने दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर रायगंज और मालदा की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि वो लगातार पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह क्या है? उनकी नाराजगी की वजह यह है कि टीएमसी से जो बागी लोग आए हैं उन्हें तो आप टिकट्स दे रहे हैं, मगर जो हमारे कार्यकर्ता जो पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे थे या पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ढेरों के शक्ल में, ढेरों तादाद में आपको भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में दिखाई देंगी। मगर क्या इसकी चर्चा कहीं पर की जा रही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही चिंता की तस्वीरें हैं। एक तो ये कि जिन्हें ये टिकट्स दे रहे हैं वही चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। दिलीप घोष क्या चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? जिन 5 सांसदों को उतारा है उनके अंदर भी हिचकिचाहट है। और फिर ये तस्वीरें रायगंज की, मालदा की, ये ताजा तस्वीरें हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये जो नारा दे रही है ना बीजेपी की, अब की बार 200 पार, मुझे लगता है कि इस नारे के मायने बदल गए हैं। अब की बार 200 पार, मगर 200 उम्मीदवार तो खड़े करो मैदान में। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है ममता बनर्जी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी दिलीप घोष ने बहुत ही वाहियात बयान दिया था ममता बनर्जी के बारे में। कहा था आपके खून में मिलावट है, आपको जय श्री राम के नारे पर क्या आपत्ति है, आपके अंदर किसका खून है। फिर आपको याद होगा अनुपम हाजरा ने क्या कहा था कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा। और अब प्रधानमंत्री का यह बयान कि ममता बनर्जी आतंकवादियों के साथ खड़ी हैं, यानी कि वो ममता बनर्जी को देशद्रोही बता रहे हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, पहले आप सुनिए। जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है।
इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह तो कह दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने अब तक यशवंत सिन्हा के इस बयान का जवाब नहीं दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि जब कांधार में हमारे विमान को ले जाया गया था, हमारे विमान का अपचालन हुआ था, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अपने आप को बंधक के तौर पर देने को तैयार हूं और बदले में उन 150 भारतीयों को लाया जाए। जो दावा यशवंत सिन्हा ने किया था उसको अब तक बीजेपी ने उसका खंडन नहीं किया है। और मैंने आपको बताया था इसी मंच पर, शांता कुमार जो उस वक्त मंत्रिमंडल में थे, उनसे जब सवाल पूछा गया था कि क्या यशवंत सिन्हा जो ये दावा कर रहे हैं क्या वो सही है, तो शांता कुमार ने कहा था नो कमेंट्स। अगर ये बयान, ये दावा झूठा होता तो वो उसका खंडन करते ना। पूरी तरह से बीजेपी खामोश है। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को देशद्रोही तक बताने लगते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़ा होने से बताने लगते हैं, तो उन्हें इन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। आप सुनिए क्या कहा था यशवंत सिन्हा ने, इसका जवाब अब तक नहीं आया, सुनिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि अब टीएमसी में शामिल हो चुके हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल को लिखने से पहले मेरे कुछ सवाल, और चूंकि प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र किया, तो पुलवामा हमले से पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी और सरकार ने उस पर काम नहीं किया था। मैं नहीं भूला हूं कि सेना प्रमुख से पूछा गया था पुलवामा हमले से पहले कि कश्मीर में बड़े आतंकवादी हमले की बात आ रही है, तो उन्होंने कहा था हम इसके लिए तैयार हैं। और अब टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट का जिक्र किया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को पूरी तरह से दबा दिया गया है। यह रिपोर्ट बहुत ही सनसनीखेज दावा करती है, और अगर बीजेपी ममता बनर्जी को देशद्रोही बता रही है तो कृपया उन्हें फ्रंटलाइन की इस रिपोर्ट का जवाब देना पड़ेगा। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट यह कहती है कि पुलवामा हमले से पहले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 बार उस वक्त हमारी सुरक्षा एजेंसीज को 11 ऐसे सूत्र, 11 ऐसी रिपोर्टें मिली थीं। अगर उस पर वो काम करते तो यह आतंकवादी हमला ना होता। फ्रंटलाइन आपके स्क्रीन पर, फ्रंटलाइन ये लगातार पूछ रहा है कि ये जो 11 रिपोर्ट्स मिली थी इस वक्त, उस वक्त की सरकार ने इस पर काम क्यों नहीं किया। और यशवंत सिन्हा ने एनडीटीवी में जो रिपोर्ट, जो आर्टिकल लिखा है, वो क्या कहता है। वो कहते हैं, जिस रिपोर्टर ने ये आर्टिकल किया उसका नाम है आनंदो भक्तो। ये फ्रंटलाइन की रिपोर्टर है। उन्होंने कहा है कि आनंदो भक्तो ने फ्रंटलाइन में यह आर्टिकल लिखकर देश की जबरदस्त सेवा की है। वो पिछले 1 साल से कश्मीर में थे, उन्होंने जबरदस्त रिसर्च की है और कुछ ऐसे तर्क हमारे सामने रखे हैं जिससे इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। आनंद भक्तों के मुताबिक कम से कम 11 हमें ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं उस आतंकवादी हमले के बारे में, पुलवामा के आतंकवादी हमले के बारे में।
अगर उस वक्त की सरकार उन पर एक्ट करती, उस पर कार्रवाई करती, तो यह हमला ही नहीं होता। इसलिए प्रधानमंत्री जब ममता बनर्जी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं तो उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नहले पर दहला साबित हो रही हैं। मैं कैसे आपको बताता हूं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, बाकायदा व्हील चेयर में बैठ के, प्लास्टर लगा हुआ है पांव में, और वो इसी तरह से रैलीज कर रही हैं, इसी तरह से रोड शो कर रही हैं। आपको याद होगा कि चाहे 2014 हो, 2019 हो, प्रधानमंत्री अपने लिए सहानुभूति अर्जित कर लेते हैं, कई बार गलत कारणों से, गलत तरीके से। ममता बनर्जी इस खेल को समझती हैं। यहां तक कि बांकुरा में उन्होंने रैली की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ है, मुझे चोट लगी है, मगर मैं फिर भी क्यों रैलियां कर रही हूं, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बांकुरा में उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। আমার যারা সহকর্মীরা আছে, আমার পার্সোনাল সিকিউরিটিরা আছে, যারা অন্যান্যরা আছে প্রশাসনে, তাদের সকলের সহযোগিতায় খুব কষ্ট করেই আমাকে করতে হচ্ছে। কিন্তু কেন করছি জানেন? যদি আমি না করি, এই যে আদিত্য কিসকু বলছিল না, বিজেপি বলছে দেখে নেব, হামলা করব, মেরে দেবো, এইসব কথাগুলো বলছে, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন আগামী দিন বাংলা দখল হয়ে গেলে আপনাদের কারো ঘর বাড়ি কিচ্ছু থাকবে না, সবটাই ওরা দখল করে নেবে। मैंने जिक्र किया कि कभी कभी गलत तरीकों से प्रधानमंत्री अपने लिए सहानुभूति हासिल करते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको 2014 की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला किया था। उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी नीच किस्म की राजनीति करते हैं, निचली राजनीति करते हैं। अब इस पर जो ट्विस्ट दिया था उस वक्त की बीजेपी में, और मीडिया ने भी उसमें मदद दी थी, कि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को नीचा कहा या नीच कहा, और फिर उसे उनकी जाति से जोड़ दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि कांग्रेस जो है हर जगह जवाब देती फिरती गई। वो कह रहे थे कि भाई हमने उनकी जाति पर हमला नहीं किया, हमने उन पर हमला नहीं किया, हमने उनकी राजनीति पर हमला किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तमाम नेता बीजेपी के ममता बनर्जी पर वाहियात अश्लील हमले कर रहे हैं, उस पर शोर क्यों नहीं है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ममता बनर्जी पर देशद्रोह तक का आरोप लगा डाला, इतना बड़ा हमला कर दिया। क्या इस पर कोई जवाबदेही नहीं है? प्रधानमंत्री जो हमला करते हैं, क्या इस पर कोई जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए। और दोस्तों, बीजेपी नारा दे रही है विकास होबे, शिक्षा होबे। शिशुपाल, माफ कीजिएगा, संबित पात्रा के ट्विटर टाइमलाइन पे मैंने देखा शिक्षा होबे, विकास होबे। देखिए, ये सब वाहियात बातें हैं। बीजेपी का वही हथियार है, सांप्रदायिक तौर पर ध्रुवीकरण करो, सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान दो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे ही पहले चरण का मतदान होगा, उसके बाद आप देखिएगा बीजेपी के नेता जो हैं वो अपने तेवर कैसे उग्र करते हैं। और प्रधानमंत्री ने पुलवामा का और आतंकवाद का मुद्दा उठा ही दिया। अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भगवान राम को ले आए। पहले आप प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए और फिर मैं इस पर कुछ सवाल करना चाहूंगा। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सुना आपने। अब मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, आपको राम को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब आप अब भी भगवान राम का सहारा ले रहे हैं, श्री राम का सहारा ले रहे हैं कि नहीं? मगर उससे भी बड़ा प्रश्न, मान लिया कि उस वक्त जमीन के अंदर इतना पानी था कि भगवान राम ने तीर मारा और पानी निकलना शुरू हो गया।
मगर इस पर ममता बनर्जी का या पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही होगी देश में, या वामपंथी दलों की सरकार रही होगी, उनका दोष कैसे हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं। हजारों साल पहले रामायण हुई थी, भगवान राम का अस्तित्व हजारों साल पहले का है। मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों कि देखिए, राम के सहारे या हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के सहारे ये लोग वोट हासिल करना चाहते हैं, मगर कभी कभी बीजेपी आपके अक्ल का इम्तिहान लेती है, आपको चुनौती देती है कि हम आपको मूर्ख बना सकते हैं, और आप में से कई लोग मूर्ख बन भी जाते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, रामायण कई हजारों साल पहले हुई थी। अब अगर जमीन में पानी नहीं है तो उसका दोष वामपंथियों का, ममता बनर्जी का, या पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उसका कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो राम का मुद्दा भी क्यों उठाया जाता है? सिर्फ इसलिए उठाया जाता है कि वोट मिले। हिंदू मुस्लिम में इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे आसान रास्ता है वोट हासिल करने का। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जहां इन्हें टिकट देने में मुश्किल आ रही है, तोड़फोड़ हो रही है इनके पार्टी के दफ्तरों में, तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की हार तय है पश्चिम बंगाल के चुनावों में? तो इसका जवाब मैं आपको कुछ इस तरह से देना चाहूंगा। बीजेपी का गढ़ है उत्तर बंगाल, और आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनावों में इन्हें लगभग टीएमसी जितनी सीटें मिल गई थी। वाकई टीएमसी हाफ हो गई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी। और अब भी पश्चिम बंगाल के अंदर जो रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका साइलेंट वोटर्स का है जो खामोश हैं। सवाल यह कि क्या ये साइलेंट वोटर्स बीजेपी के पक्ष में हैं? आप दक्षिण बंगाल में जाइए, हल्दिया में जो है एक सुगबुगाहट है जमीन के नीचे। यह सुगबुगाहट क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? देखिए, एक बात तय है कि वामपंथी दलों और कांग्रेस के गठबंधन से तो ज्यादा ही सीटें मिलने वाली हैं बीजेपी को, नंबर एक। दूसरी बात, बीजेपी अगर हार भी गई, मगर बीजेपी ने अगर 50 का आंकड़ा पार कर दिया या 100 का आंकड़ा, दोस्तों अगर 100 का आंकड़ा पार कर दिया ना, यह भारतीय राजनीति में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि 100 सीटों का मतलब आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में, यह टीएमसी के लिए हार के बराबर होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त सिर्फ उटव्वल हो रही है बीजेपी के अंदर, उनके अपने कार्यकर्ता जो हैं वो तोड़ रहे हैं, इन्हें 200 कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और इसके बावजूद अगर ये 100 सीटों का आंकड़ा छू जाते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। और जीत, अगर बीजेपी जीत गई तो यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मगर एक और हकीकत, बिहार के बिल्कुल उलट, ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं है। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो लोग ममता बनर्जी के काम से खुश हैं। वो एक अनपॉपुलर मुख्यमंत्री नहीं है जैसे नीतीश कुमार थे, और आप जानते हैं कि किसी तरह से जीत गई थी उस वक्त गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर जीत गई थी उस वक्त बीजेपी। नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, मगर ममता बनर्जी के खिलाफ दोस्तों वो नाराजगी नहीं है। ममता बनर्जी अब भी एक लोकप्रिय नेता हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और वो बीजेपी के साथ कैसे चुनाव लड़ने चाहिए उस बात को बखूबी समझते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी एक मिसाल पेश कर रहे हैं देश भर में तमाम राजनेताओं के साथ कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से किया जाए। बेबाक में इसी तरह से पश्चिम बंगाल, असम और जो तमाम चुनाव हो रहे हैं उसकी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।